नमस्कार, मैं हूं दिव्या। दिल्ली यूपी में आपका स्वागत है। आज 8 सितंबर दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सड़क हादसों को रोकने के लिए आईआईटी बीएचयू तैयार कर रही कमाल के सेंसर। मस्जिद कमेटी ने वाराणसी के डीएम को पत्र लिख ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को रोकने की मांग। G20 सम्मेलन को लेकर यूपी से दिल्ली जाने वाले कई ट्रेनें हुई निरस्त। G20 में दिल्ली आए मेहमानों के आगरा आने की उम्मीद। सुरक्षा को लेकर हुए कर इंतजाम। केंद्र सरकार से यूपी को मिली विशेष सहायता राशि। अब प्रदेश विकास के मामले में लगाएगा छलांग। चलिए अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्टाफ नर्स के पदों पर निकली भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत स्टाफ नर्स के 2540 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इसके लिए उम्मीदवार के पास बीएससी नर्सिंग या जीएनएम की डिग्री होनी चाहिए। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो इसके लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होने चाहिए। वेतन 9,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए दिए जाएंगे। वहीं आवेदन शुल्क सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के लिए 125 रुपए और SC/ST कैटेगरी के लिए 65 रुपए लगेंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2023। कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर हरे कृष्ण से गूंजा मथुरा। बीते ही दिनों मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बीते रात 12 बजे बड़े ही धूमधाम के साथ कान्हा का जन्म हुआ। जन्म होते ही हर जगह हरे कृष्ण के नारे गूंजने लगे। मथुरा में इस उत्सव को मनाने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। कृष्ण जन्मोत्सव के इस अवसर पर पूरे मथुरा और वृंदावन को बड़े ही शानदार तरीके से सजाया गया था। साथ ही कई तरह के आयोजन भी देखने को मिले। भीड़ को देखते हुए शासन की तरफ से लोगों की सुरक्षा और उनके सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। साथ ही जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सीएम योगी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में लोगों को 24 घंटे तक निर्बाध बिजली दी गई। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट की नासा ने कैप्चर की तस्वीर। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट की एक तस्वीर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर द्वारा खींची गई है। मालूम हो कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। इसके बाद से अंतरिक्ष यान वर्तमान में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से लगभग 600 किलोमीटर का दूर चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट है। 4 दिन बाद विक्रम लैंडर की एक तिरछी तस्वीर नासा ऑर्बिटर से जुड़े कैमरे ने कैप्चर की थी। नासा द्वारा कैप्चर की गई इस तस्वीर को संलग्न करते हुए एक बयान में कहा गया है कि रॉकेट पल्म और महीन आने वाले रेजोलिथ के साथ संपर्क के कारण बना बातचीत के कारण चंद्रयान 3 के चारों ओर उज्जवल प्रभामंडल बन गया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1755 में फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना और उसके सहयोगी भारतीय सहयोगी झील जॉर्ज जी लड़ाई में एक ड्रॉ के लिए लड़े। आज के ही दिन वर्ष 1962 में चीन ने भारत की पूर्वी सीमा में घुसपैठ किया था। आज के ही दिन वर्ष 1965 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 अतिरिक्त मोर्चे खोले। आज के ही दिन वर्ष 2012 में पाकिस्तान और भारत पारस्परिक रूप से दूसरे देशों की यात्रा के लिए आवश्यक वीजा आवश्यकताओं को राहत देने के लिए सहमत हुए। आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपिस्ट दिवस मनाते हैं। सड़क हादसों को रोकने के लिए आईआईटी बीएचयू तैयार कर रही कमाल का सेंसर। आईआईटी बीएचयू सड़क हादसे को रोकने के लिए एक कमाल का सेंसर तैयार कर रहा है। ये सेंसर सड़क हादसों को रोकने के लिए साथ ही वाहन चालकों को गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर चेतावनी भी देंगे। बता दें कि यह सेंसर आईआईटी बीएचयू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर बृंद कुमार द्वारा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने इसे लेकर बताया है कि शहर में क्षमता से अधिक वाहन हो गए हैं। देश में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में ही लोगों की मौत होती है। इन्हीं हादसों को रोकने के लिए सेंसर तैयार किया जा रहा है। ये गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर सेंसर बोर्ड पर संदेश भेजकर जानकारी देगा। साथ ही साथ विभाग में संदेश देकर ऑनलाइन चालान कटवाने में भी सक्षम होगा। वाहन में लगे जीपीएस और सेंसर कैप्चर मैसेंजर परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और वाहन मालिक के मोबाइल से जुड़े होंगे, जो तीनों को संदेश भेजेंगे। सेंसर वाहन के ब्रेक से जुड़े होंगे। ओवरलोड होने पर संदेश देने पर अगर चालक गाड़ी को किनारे खड़ा नहीं करता है तो चेतावनी की निर्धारित संख्या पूरी होने के बाद ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएंगे। मस्जिद कमेटी ने वाराणसी के डीएम को पत्र लिख ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को रोकने की मांग। वाराणसी के डीएम को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने पत्र लिखा है, जहां यह मांग की गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे को रोका जाए। मस्जिद समिति द्वारा कहा गया है कि 2 सितंबर के बाद एएसआई द्वारा किया जा रहा सर्वेक्षण अमान्य है, क्योंकि समिति ने वाराणसी जिला अदालत में एक आवेदन दायर किया है और 8 सप्ताह का समय मांगा है, जिस पर 8 सितंबर को यानी आज सुनवाई है। वहीं मस्जिद कमेटी के संयुक्त सचिव SM यासीन द्वारा कहा गया है कि अब तक ना तो समय अवधि अदालत द्वारा बढ़ाई गई है और न ही सर्वेक्षण जारी रखने के लिए कोई आदेश पारित किए गए हैं। 2 सितंबर के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में ASI द्वारा किया गया सर्वेक्षण अमान्य है, इसलिए हमने जिला प्रशासन से सर्वेक्षण रोकने का अनुरोध किया है।
फतेहपुर सिकरी में लाइट एंड साउंड के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी की अध्यक्षता में आगरा में पथकर सलाहकार समिति की बैठक हुई, जहां समिति द्वारा पर्यटन विकास से संबंधित कई प्रस्तावों को बैठक में मंजूरी दी गई है। इस दौरान फतेहपुर सिकरी में लाइट एंड साउंड के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, साथ ही गोल्फ कोर्ट खरीद पर सहमति बनी है। बता दें कि पथकर के अधिकांश प्रस्तावों को समिति द्वारा पास किया जा चुका है। हालांकि समिति द्वारा कुछ प्रस्तावों पर काम करने के निर्देश फिलहाल दिए गए हैं, जिनमें विकास प्राधिकरण ने इनर रिंग रोड पर एंट्री गेट बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन एंट्री गेट के इस डिजाइन पर आपत्ति दर्ज की गई और डिजाइन बनाने के लिए कहा ताकि जो बेहतर हो उसे अंतिम रूप दिया जाए। इसके अलावा समिति ने ताजमहल के पास 2 मॉडल के डिजाइन भी पसंद नहीं किए, साथ ही यहाँ भी संशोधन करने के निर्देश दिए। काम की बात में आज हम जानेंगे कि सुपरमार्केट में किसी भी पोषक तत्व वाले खाद्य सामग्री की कैसे करें पहचान। जब भी हम सुपरमार्केट जाते हैं तो ग्रोसरी या अन्य किसी खाद्य सामग्री पर F+ के निशान बने होते हैं, जिनमें तेल, चीनी, दाल या आटे जैसे पैकेट पर इस तरह के निशान देखने को मिल जाएंगे। कई बार लोगों को इस निशान के बारे में जानकारी नहीं होती, लेकिन जिस भी खाद्य सामग्री पर इस तरह के निशान होते हैं तो उसका मतलब है कि इसे फोर्टिफाई किया जाता है, यानी इस खाद्य सामग्री की पौष्टिकता को बढ़ाया जाता है। इसलिए ऐसे खाद्य सामग्री के पैकेट्स पर पहचान के लिए इस तरह के निशान दिए जाते हैं। जैसे अगर नमक के पैकेट पर यह निशान होता है तो इसका मतलब है कि इसमें आयोडीन है। दूध के पैकेट पर इसका निशान होने का मतलब है कि इसमें विटामिन डी और कैल्शियम है। मालूम हो कि जब इन खाद्य सामग्रियों को प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करते हैं तो इस दौरान कई पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसलिए फूड फोर्टिफिकेशन के जरिए इनके पोषक को बढ़ाया जाता है। इसलिए जब भी किसी फूड के पैकेट पर इस तरह के निशान देखें तो समझ जाइए कि इसमें पोषक तत्व मिले। G20 सम्मेलन को लेकर यूपी से दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनें हुई निरस्त। दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। इस वजह से रेलवे ने 8 से 10 सितंबर तक यूपी से दिल्ली जाने वाली कुछ ट्रेनों को निरस्त तो कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही यूपी से दिल्ली जाने वाली रोडवेज बसों के लिए भी गाइडलाइन जारी किए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली के लिए ट्रेन में पार्सल की बुकिंग भी रेलवे ने 9 और 10 सितंबर को बंद कर दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार 1000 से भी अधिक लोगों ने दिल्ली जाने का अपना रिजर्वेशन भी कैंसिल करवाया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार रेलवे के सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली में प्रतिदिन नौकरी व्यापार के सिलसिले में जाने वाले लोग दोनों दिन जाने से कतरा रहे हैं। वहीं दिल्ली में G20 के इस सम्मेलन को लेकर सुरक्षा भी कड़े कर दिए गए हैं। यूपी फायर सर्विस में शामिल होगा अमेरिका और ब्रिटेन का यह फायर फाइटर ड्रोन। यूपी फायर सर्विस अब अमेरिका और ब्रिटेन में इस्तेमाल होने वाले फायर फाइटर ड्रोन लेकर आने वाला है। बता दें कि ये वैसे ड्रोन हैं जो अमेरिका और ब्रिटेन में हाई राइज बिल्डिंग के आग को बुझाने के इस्तेमाल में आते हैं। पानी को आग से प्रभावित मंजिल पर सीधे पहुंचाने के लिए इस फायर फाइटर ड्रोन को फायर ब्रिगेड के वाटर पंप से जोड़ा जाएगा, जिससे आग लगने के कारण होने वाले हादसों को रोका जा सके। साथ ही आग बुझाने वाले फोम का छिड़काव भी इस ड्रोन से किया जा सकता है। बता दें कि रिमोट के माध्यम से जमीन से ही ऐसे ड्रोन कंट्रोल किए जा सकेंगे, जिसे फायर टीम के एक्सपर्ट द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। फिलहाल 697 करोड़ रुपए का बजट यूपी फायर सर्विस को मिला। इसी बजट से ड्रोन तकनीक और छोटे फायर ब्रिगेड खरीदने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश पहचान में आज हम बात करेंगे लक्ष्मी गणेश तिवारी के बारे में। ये लेखक होने के साथ ही भारतीय शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायकों में से एक हैं। इनका जन्म आज के ही दिन 1938 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। इन्होंने अपने कई प्रदर्शन भी रिकॉर्ड किए, जिनमें सामवेद काल के सामगान के स्वरों को बनाए रखने के लिए डॉक्टर लालमणि मिश्रा द्वारा बनाया गया राग सामेश्वरी पंडित लक्ष्मी गणेश तिवारी द्वारा की गई उल्लेखनीय रिकॉर्डिंग में से एक है। इन्होंने कई लेख भी लिखे। इन लेखों को दक्षिण एशिया अनुसंधान जैसी पत्रिकाओं में स्थान भी मिला। इनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक स्प्लेंडर ऑफ वर्शिप, महिलाओं का व्रत, अनुष्ठान, कहानी और कलादि शामिल। यूपी के 17 निगमों समेत 19 शहरों में चलेंगी ई बसें। यूपी के 17 नगर निगमों समेत 19 शहरों में ई बसें चलाने की योजना बनाई जा रही, ताकि लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। बता दें कि PM ई बस सेवा योजना के तहत यह बसें चलाई जाएंगी, जिसका प्रस्ताव नगर विकास विभाग की तरफ से तैयार किया जा रहा। इस प्रस्ताव को जब उच्च स्तर से मंजूरी मिल जाएगी, फिर इसे केंद्र सरकार के पास भेज दिया जाएगा। जो बड़े शहर हैं वहाँ 150, जो मध्य शहर हैं वहाँ 100 और जो छोटे शहर हैं वहाँ 50 बसों को चलाए जाने की योजना है। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया है कि पूरे राज्य में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय चमक होने की संभावना है तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है।
रामनगरी अयोध्या में पर्यटकों के लिए मिट्टी और फूस से तैयार किए जाएंगे इको फ्रेंडली रिजॉर्ट। रामनगरी अयोध्या में झील के सामने इको रिजॉर्ट्स बनाने की तैयारी है ताकि अयोध्या आए पर्यटक झील के सामने इको रिजॉर्ट्स में रहकर रहने खाने का मजा ले सके। बता दें कि रिजॉर्ट्स सोहावल तहसील के 67 हेक्टेयर में फैले समदा झील के सामने बड़ी बाग में विकसित करने की तैयारी है, जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे बनाने का टेंडर प्रयागराज की एक कंपनी को दिया गया है। इस रिजॉर्ट को 45,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में तैयार किया जाएगा, जहां 100 कॉटेज बनाने की बात सामने आई है। इस रिजॉर्ट में कई तरह की सुविधाएं भी आपको मिलेंगी, जिनमें खाने पीने और रहने के साथ ही प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी शामिल है। इस रिजॉर्ट की सबसे खास बात यह होगी कि इसे इको फ्रेंडली बनाया जाएगा, जहां कॉटेज बनाने में इसके मूल ढांचे को लकड़ी से तैयार किया जाएगा, वहीं इसे तैयार करने में मिट्टी, फूस और फसल के अपशिष्ट के साथ ही इसे तैयार किया जाएगा। G20 में दिल्ली आए मेहमानों के आगरा आने की उम्मीद, सुरक्षा को लेकर हुए कड़े इंतजाम। आने वाले 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा। इस दौरान उम्मीद है कि ताजमहल की खूबसूरती को देखने मेहमान उत्तर प्रदेश के आगरा भी आए। इसे लेकर आगरा में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, जहां हाई अलर्ट की घोषणा भी की गई है। विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए खेरिया एयरपोर्ट से ताजमहल तक के मार्गों को सजाया संवारा जा रहा। हालांकि अभी तक प्रशासन को G20 देशों के मेहमानों के आगमन के बारे में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के आने की कोई अधिकृत जानकारी नहीं मिली है। बावजूद इसके आगरा में सुरक्षा से लेकर शहर को सजाने संवारने का काम चल रहा, जहां वॉल पेंटिंग, लाइट की दुरुस्त व्यवस्था, सड़क के चौराहे पर पौधों को लगाना आदि का काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे श्री सोमनाथ मंदिर के बारे में। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि देवरिया जिले में कासिया बाईपास के पास स्थित है। सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के गर्भगृह में आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा, साथ ही नंदी, श्री गणेश और मां पार्वती के दर्शन भी करने को मिलेंगे। इस मंदिर के पास ही एक कुंड भी मौजूद है। यहाँ से नज़ारे बड़े ही प्रिय लगते हैं। यहाँ सावन के सोमवार और महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ जुटती है, साथ ही भव्य मेले का आयोजन भी होता है। IVRI बरेली के वैज्ञानिक गुस्सैल जानवरों को पकड़ने के लिए बना रहे यह उपकरण। कई बार सड़क पर गुस्सैल जानवर देखने को मिलते हैं, जिन्हें पकड़ना आसान नहीं होता। इन जानवरों के गुस्सैल होने की वजह इनमें संक्रमण या किसी विशेष बीमारी से संक्रमित होना है, लेकिन अब भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एनिमल कैचर उपकरण तैयार किया है, जिसकी मदद से बड़े ही आसानी से बिना किसी शोर शराबे के साथ इन गुस्सैल जानवरों को पकड़ा जा सकेगा। इन संस्थान के पशु पुनरुत्पादन विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार द्वारा बताया गया है कि किसी भी जानवर को पकड़ना आसान काम नहीं है। जब भी किसी जानवर को पकड़ने के लिए लोग उसके पास जाते हैं तो वो जानवर हमलावर भी हो जाता है, जिसमें इनके इलाज में काफ़ी परेशानी होती है। साथ ही ये अन्य जानवरों को भी संक्रमित कर देते हैं, लेकिन इस एनिमल कैचर उपकरण से उन्हें पकड़ना आसान होगा। दावा करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि स्टेनलेस स्टील से बना यह एनिमल कैचर उपकरण काफ़ी मजबूत है। इसे 3 से 15 फीट तक आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार को यूपी में मिली विशेष सहायता राशि, प्रदेश विकास के मामले में लगाएगा छलांग। 17,939 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि केंद्र सरकार द्वारा यूपी के विकास के लिए दी गई है। इस राशि से सरकार कई योजनाओं को आगे बढ़ाएगी, जिनमें उद्योग, लोक निर्माण विभाग की योजनाएं, परिवहन, गृह व अन्य मूलभूत सुविधाओं का विकास शामिल है। बता दें कि यूपी को यह धनराशि ऋण के रूप में केंद्र सरकार द्वारा 50 सालों के लिए दिया गया है, जिसका कोई ब्याज नहीं लगेगा। इस बात की जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा दी गई। उन्होंने कहा है कि केंद्र से स्वीकृत विशेष सहायता राशि में से करीब 11,259 करोड़ रुपए यूपी को मिले हैं। आवंटित धनराशि का 75% उपभोग हो जाने के बाद शेष धनराशि भी मिल जाएगी। अब प्रदेश में दूसरी संतान बेटी को भी प्रधानमंत्री मातृ योजना का मिलेगा लाभ। अब दूसरी संतान जब बेटी होगी तो उसे भी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि इस योजना में कुछ आंशिक बदलाव भी किए गए हैं और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना वर्जन 2.0 इसका नाम दिया गया है। वहीं नोडल अधिकारी व उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश चंद्र मौर्य द्वारा बताया गया है कि लाभार्थियों के प्रपत्रों का अंकन नए पोर्टल पर URL pmmvy.nic.in पर किया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय को मिल सकता है एक और नया भवन। लखनऊ विश्वविद्यालय में एक और नए भवन का निर्माण किया जाएगा ताकि परीक्षा संबंधी कार्यों को आसानी से निपटाया जा सके। यदि इस भवन का निर्माण होता है तो विश्वविद्यालय के परीक्षा संबंधी सभी कार्य आसानी से एक ही जगह पर संपादित किए जा सकेंगे, जिससे परीक्षा के मूल्यांकन से लेकर परिणाम जारी करने तक सभी कार्य में आसानी होगी। इस भवन के निर्माण में 23 करोड़ से भी अधिक रुपए खर्च होने की उम्मीद है। साथ ही बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय का यह भवन मिलनी पार्क चौराहा के निकट बनाया जाएगा।
इस मामले में मोहम्मद शमी की बढ़ी मुश्किलें। एक बार फिर से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल मोहम्मद शमी और मुरादाबाद के चंद्रा परिवार के लोगों पर दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर करोड़ों रुपए की विवादित जमीन खरीदने का मामला चल रहा, जहां आरोप लगा है कि इन्होंने हाईवे पर निर्माण के लिए अधिग्रहित जमीन को 3.5 करोड़ रुपए मुआवजा हड़पा है। आरोप के अनुसार इन लोगों ने फर्जी शपथ पत्र और दस्तावेज बनाकर गलत तरीके से मुआवजा ले लिया। खुद को जमीन का मालिक बताने वाले सैफ आलम ने डीएम समेत अन्य आला अधिकारियों को पत्र लिखकर मुआवजा दिलाने की मांग की। यूपी के इन 4 बड़े अफसरों का हुआ तबादला। इन दिनों लगातार प्रदेश में कई बड़े अधिकारियों के तबादले की खबर सामने आई है। इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा में एसईओ के पद पर अभी हाल में ही जिला अधिकारी मथुरा से सीईओ यूपीआरआरडीए भेजे गए 2011 बैच के आईएएस पुलकित खरे का तबादला हुआ है। इसके अलावा सीईओ यूपीआरआरडीए आईएएस रवीश गुप्ता एआईजी स्टाम्प को बनाया गया है। वहीं गोरखपुर विकास प्राधिकरण का वीसी आईएएस आनंद वर्धन सीईओ ग्रेटर नोएडा को नियुक्त किया गया है। साथ ही विशेष सचिव गन्ना एवं चीनी निदेशक कौशल विकास आईएएस रमेश रंजन को बनाया गया है। ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का होगा आयोजन। इसी महीने इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा। यह कार्यक्रम 21 से 25 सितंबर तक आयोजित होगा, जहां श्री राम पर गायन और शो का मंचन भी देखने को मिलेगा। इस आयोजन में देश ही नहीं विदेशों से भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेड शो की थीम प्रभु श्री राम पर रखी जाएंगी, जिसमें गायन, नृत्य, नाटक और लोक कलाकारी द्वारा अलग अलग कलाओं का मंचन किया जाएगा। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विविधता और विरासत की झलक इस कार्यक्रम में देखने को मिलेगी। महाकुंभ से पहले प्रतिदिन 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कार्यों की होगी समीक्षा। महाकुंभ से पहले प्रयागराज में कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा। अब प्रतिदिन महाकुंभ के लगभग 8,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। अब अधिकारी बड़ी परियोजनाओं के कार्य को शुरू कराने के लिए कैंप भी करेंगे। समीक्षा के दौरान रिंग रोड, सड़क की प्रमुख सड़कों, चौराहों, आरओबी, डिजिटल कुंभ, म्यूजियम, रोपवे, रिवर फ्रंट टाइप रोड्स, प्रयागराज रायबरेली हाईवे, 4 लेन, फाफा मऊ सिलेक्शन ब्रिज समेत अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स के कार्यों की प्रगति पर ध्यान दिया जाएगा। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे 5G सब्सक्रिप्शन में हुई वृद्धि के बारे में। 175 मिलियन की वृद्धि दूसरी तिमाही में ग्लोबल 5G सब्सक्रिप्शन में देखने को मिली है। वहीं इतने ही समय में भारत में समग्र मोबाइल सब्सक्रिप्शन में सबसे अधिक वृद्धि इतने ही अवधि में 7 मिलियन से अधिक नए यूजर्स के साथ हुई है। एरिक्सन मोबिलिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार दूसरी तिमाही में शामिल होने से 5G सब्सक्रिप्शन की वैश्विक संख्या 1.3 बिलियन के करीब पहुंच गई है। दूसरी तिमाही में मोबाइल सब्सक्रिप्शन की संख्या कुल 8.3 बिलियन हो गई है, जिसमें तिमाही के दौरान 40 बिलियन सब्सक्रिप्शन की शुद्ध वृद्धि हुई है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे, जो कि स्टेट पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में राजघाट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी है लाल बहादुर शास्त्री। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। राज्य में देव छठ का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए है मिश्रिक सीतापुर जिले में, ऑप्शन बी है दाऊजी में मथुरा के पास, ऑप्शन सी है श्रृंगी रामपुर फर्रुखाबाद जिले में, ऑप्शन डी है इनमें से कहीं नहीं। इसका सही उत्तर है दाऊजी में मथुरा के पास। 1903 ईस्वी में प्रथम चीनी मिल की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर की गई थी? ऑप्शन ए है लावड़ मेरठ, ऑप्शन बी है मगरवाड़ा कानपुर, ऑप्शन सी है देवरिया प्रतापपुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है देवरिया प्रतापपुर। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हो पेज को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हो उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।